सत्र में हमने प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी, प्रोफेसर शोभनी घोष और अभी के सत्र में जो चल रहा था अर्णब बनर्जी को हमने सुना और सिनेमा के कई अलग-अलग नज़रिए से सिनेमा पर उन्होंने बात की। अगला सत्र हमारा मौजूदा सत्र, अब का सत्र हमारा है सिनेमा और गाँव पर। हमारे बीच गजेंद्र शंकर श्रोत्रिय मौजूद हैं और सिनेमा और गाँव पर बातचीत करेंगे। उनकी बात शुरू हो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा छोटा-सा परिचय गजेंद्र शंकर श्रोत्रिय पर का आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। गजेंद्र शंकर श्रोत्रिय पेशे से एक इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले 12 वर्षों से फ़िल्म लेखन, निर्देशन एवं निर्माण से जुड़े हुए हैं। आपने शॉर्ट फ़िल्मों से अपना फ़िल्मी सफ़र शुरू किया और करीब 15 से अधिक शॉर्ट फ़िल्में बनाई, जिनमें पिकनिक, आई एम सॉरी, सेल्फी काफ़ी चर्चित रही। सन 2010 में इन्होंने अपनी पहली फीचर फ़िल्म भोभर बनाई, जो राजस्थानी भाषा में थी और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में सराही गई। भोभर का वर्ल्ड प्रीमियर ग्रीस के शहर कोरिंथ में हुआ। साथ ही फ़िल्म ने कई अवार्ड्स भी जीते। हाल ही में आपकी दूसरी फीचर फ़िल्म कसाई शेमारू ने रिलीज़ की है, जो काफ़ी चर्चित हुई। कसाई में मीता वशिष्ठ, रवि झांकल, वीके शर्मा, अशोक बाठिया, मयूर मारे, ऋचा मीणा आदि ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में कसाई ने अवार्ड्स जीते और सराही गई फिल्म। गौरतलब ये है कि कसाई फिल्म की कहानी पटाखा फिल्म लेखक चरण सिंह पथिक की लिखी हुई है। तो गजेंद्र शंकर जी इस लंबे शॉर्ट फिल्म के इस लंबे सफ़र से जुड़े हुए हैं और उनके पास फिल्म निर्माण का काफ़ी लंबा अनुभव है और फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में फिल्म जगत और सोसाइटी इसके बीच, समाज के बीच संबंधों को बहुत बारीकी से देखने समझने वालों में से एक हैं। मैं गजेंद्र शंकर श्रोत्रिय जी का स्वागत करना चाहूँगा आप सबके बीच। गजेंद्र शंकर सर, अब आप माइक आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। प्लीज़ आप अपना वक्तव्य जारी करें। जी, शुक्रिया अरविंद जी। जैसा कि मुझे विषय दिया है सिनेमा और गांव पर, मुझे बोलना है कि कैसे। सर आप अपना वीडियो ऑन कर लेते। वीडियो मैंने ऑन, एक मिनट। आप स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं सर। वीडियो ऑन है सर का, वीडियो ऑन है सर। वीडियो ऑन है सर मेरा। जी सर, प्लीज। हाँ ठीक है। तो जैसा कि विषय मुझे दिया गया सिनेमा और गांव पे मुझे बोलना है, तो जी सर, ठीक है, ठीक है। इसमें ये कि मैं एक अपना जो सिनेमा में गांव किस तरह आया है, जो एक भारतीय सिनेमा की हम बात करें तो मैं उसी पे एक अपनी तरफ से जो भी इनपुट है मैं दूंगा उसमें। तो इसमें जैसे कि हमें गांव किस तरह से सिनेमा में, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे से शुरू करनी पड़ेगी, जहाँ से भारतीय सिनेमा शुरू होता है। मुख्यतया जो बंगाली सिनेमा जहाँ से बनना शुरू हुआ, तो जैसे उल्लेख में करना चाहूँगा 1953 में बनी फिल्म 2 बीघा जमीन से, जहाँ पहली बार एक गांव के रूप में सिनेमा और एक गांव को रिप्रेजेंटेशन एक सिनेमा में बिमल रॉय ने अपनी फिल्म में दिया था 2 बीघा जमीन में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बीघा जमीन रविंद्र की कहानी विस्थापित होता है और उसे सामना करना पड़ता है कष्टों का। तो वहां से अब ये कि गांव जो है सिनेमा में तब उसे ज्यादा स्थान मिला है, मैं कहना चाहूंगा, जब सिनेमा साहित्य से जुड़ा रहा है, क्योंकि वो समय था, वो दौर था जब देश आजाद हुआ था और जो समस्याएं थी, चाहे वो विस्थापन की हो, चाहे वो सामाजिक संघर्षों की हो, चाहे वो जातिगत हो या एक सामाजिक संघर्ष हो, तो उन सभी संघर्षों को रिप्रेजेंटेशन जो सिनेमा में मिला, वो गांवों के जरिए, गांवों की कहानियों के जरिए ज्यादा मिला। तो
उसी के बाद जैसे हम देखें तो 1955 में सत्यजीत रे ने जब पाथेर पंचाली बनाई, तो अगेन एक गांव का एक पहली बार एक इतना ऑथेंटिक रूप देखने को दर्शकों को मिला, जो आज भी पाथेर पंचाली जो एक बेसिकली देखा जाए तो सर्वकालिक फिल्म है, आज भी उतनी प्रासंगिक है। विस्थापन के दर्द को जिस तरह से वो दर्शाती है, और प्लस जो सत्यजीत रे की सेंसिबिलिटी है जो पाथेर पंचाली में उन्होंने अपनी पहली फिल्म में रिफ्लेक्ट करी थी, तो उससे बेहतर ग्रामीण जो हम समझे रिप्रेजेंटेशन, रूरल इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसी और फिल्म में शायद उसके बाद नहीं हो पाया होगा। उसी तरह फिर सत्यजीत रे बाद में जो अपू ट्रिलॉजी उन्होंने बनाई, उसमें फिर दूसरी कहानियां आ गई, लेकिन जो एक ग्रामीण भारत की हम बात करें, जो कि बंगाली ग्रामीण परिवेश हम कहना चाहेंगे अगर है तो पाथेर पंचाली का, लेकिन वो है कि बंगाली होते हुए भी वो भारतीय सिनेमा को आज भी बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करता है वो फिल्म। तो इस तरह जो जैसे कि अब उस समय ही एक अनाज एक समस्या थी, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तब अनाज एक भारी संकट के दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा था, और गाँव में अनाज उत्पादन हो, चाहे जिस तरह एक जमींदारी सिस्टम जो है वो चैलेंज हो रहा था, ये सारी चीजें उस समय के सिनेमा में गाँवों के जरिए रिफ्लेक्ट होने लगी। मैं साहब बीबी गुलाम का जिक्र करना चाहूंगा यहाँ, गुरुदत्त का, जो जिसमें उन्होंने गांव वैसे नहीं दिखता है क्योंकि वो एक जमींदारी सिस्टम के कोलैप्स होने की कहानी है, लेकिन वहां गांव उपस्थित रहता है उसके नायक के जरिए, जो गांव से आया है कुछ बनने के लिए। तो वो वहां एक बड़ी बात जो देखने को हमको मिलती है वो है कि जहां एक तरफ जमींदारी सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, जो अभिजात्य वर्ग है वो नष्ट हो रहा है, वहीं गांव का एक सीधा साधा, अब दूसरे गांव का नायक को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे सीधा साधा बताते हैं, वो भोला भाला सीधा साधा, वो एक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि वो वहां पर उस नायक जो है वो ग्रो कर रहा है, वो प्रगति कर रहा है, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो जमींदारी सिस्टम है, वो कोलैप्स हो रहा है। तो ये एक इस तरीके से अलग अलग रूप में जो उस समय की कंटेम्प्रेरी समस्याएं थी उनको लेकर गांव को समय समय पर रिप्रेजेंटेशन मिलता रहा है। अब उसमें मैं डायरेक्टर्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो डायरेक्टर्स है उन्होंने अपनी अपनी सेंसिबिलिटी से वो गांव को अपने सिनेमा में लेकर आए। जैसे और सत्यजीत रे की तो हमने बात करी, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे सिनेमा का विकास हिंदुस्तान में होता रहा, B.R. चोपड़ा एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने उस समय के एक और प्रासंगिक विषय को लेकर एक ग्रामीण कथा चुनी, जो नया दौर फिल्म थी, जिसमें एक मैन वर्सेस मशीन का जो उन्होंने एक वो लेकर आए उसमें कॉन्सेप्ट, और गांव में जिस तरीके से लोग अपना रोजगार खो रहे थे, क्योंकि एक कथा एक सिंपल सी कथा है कि एक बस सर्विस शुरू हो जाती है तो गांव में जो तांगे चलते हैं जो है उनको वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ऐसी कई कथाएं हैं कि जो मशीनों के आने की वजह से जो मानव श्रम का जो एक तरीके से लॉस हुआ, या उन लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा, यह भी एक विषय हमारे रूरल इंडियन सिनेमा का जो अब रिप्रेजेंटेशन मिला, तो ये विषय काफी बड़े रूप से फिल्मों में देखने को हमको मिला। तो ये जो कहने वाली बात ये कि जो गांवों से जुड़े सरोकार हैं, जो सामाजिक हों चाहे आर्थिक हों, उन्हें समय समय पर अपनी कहानियों में साहित्य के जरिए जो रूप जो स्थान मिला, और साहित्य को जब सिनेमा ने अडेप्ट किया तो वो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहा। जैसे जैसे धीरे धीरे फिर मेन स्ट्रीम में जब सिनेमा आया, बेसिकली जो मेन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड जब से डेवलप होने लगा, तो धीरे धीरे गांव कहीं सिनेमा से लुप्त होने लगा, फिर वो खोने लगा अपनी जगह। लेकिन उसके पहले एक जो 60 का दशक है,
60 के दशक में लेकिन गांव को काफी स्थान मिला सिनेमा में और कई महत्वपूर्ण फिल्में उस दौर में आई, जैसे कि 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया है, तो उसमें भी अगेन पूरी एक ग्रामीण बैकड्रॉप की कहानी है। मदर इंडिया को सभी लोग जानते हैं हम लोग कि किस तरह एक जो गांव का एक अपना इकोसिस्टम है, जमींदारी सिस्टम है, मनी लेंडिंग सिस्टम है, एक अनाज को लेकर, एक जमीन को लेकर जो अपने अधिकारों की बात को लेकर है, उसको उसकी उस विषय को वो कहानी छूती है और बहुत ही प्रभावी ढंग से कहती है। तो महबूब खान की मदर इंडिया एक उल्लेखनीय फिल्म है उस दौर की, जो 1957 में आई थी, जहाँ गांव का एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम जो है उसको उन्होंने काफी अच्छे से उस फिल्म में उभारा था। फिर 61, 60 और 61 की दौर में मैं जैसे एक और फिल्मकार की बात करूं तो राज कपूर और बी आर चोपड़ा के बाद राज कपूर और तो जैसे राज कपूर की जिस देश में गंगा बहती एक फिल्म उस समय 1960 में बनी, वही अगेन एक गांव का विषय, एक गांव का भोला भाला आदमी डाकुओं के कब्जे में फंस जाता है और कैसे फिर वो वहाँ एक रिफॉर्मिस्ट बात कही गई, जो डाकुओं को बदलने की कोशिश करता है, उनके दिल बदलने की कोशिश करता है, उनको प्रेरित करता है कि वो अपना रास्ता बदले। जो वी शांताराम अपनी एक फिल्म में पहले भी ये बात कह चुके थे, जो 2 आंखें 12 हाथ में, कि अपराधी को भी रिफॉर्म किया जा सकता है। तो मैं आ रहा हूँ, जैसे आपने लगान की बात करी, तो लगान तो क्योंकि आके काफी आगे बनी है, उसके पहले लगान एक तरीके से खैर भारत में लेकर आई थी वापस, गांव को एक नए तरीके से लेकर आई थी। लेकिन उसी दौर में 1960 में ही गंगा जमुना एक फिल्म बनती है। अब गंगा जमुना भी एक अलग तरीके से गांव और शहर दोनों को लेकर आती है, जहाँ 2 भाइयों की कहानी है, जहाँ एक भाई गांव में रहकर अपराधी रह जाता है, एक जमींदारी सिस्टम के साथ जुड़ा रहकर, और एक शहर जाके पुलिस वाला बन जाता है, जो दिलीप कुमार की प्रोड्यूस और एक्ट करी हुई फिल्म है। उसमें 2 भाइयों का कन्फ्लिक्ट एक कानून के जरिए जो है कि किस तरह, क्योंकि जो पुलिस वाला है, जो शहर जाके पुलिस वाला बनता है, उसको पहला केस ही अपने भाई के खिलाफ मिलता है। और ये कहानी एक गांव की कही गई कहानी है, लेकिन इसी कहानी का शहरी रूपांतरण हमें 15 साल बाद, 14 साल बाद दीवार के रूप में देखने को मिलता है। दीवार में फिर वही सेम कहानी है, गंगा जमुना के राइट्स लेकर उन्होंने उसको सलीम जावेद ने दोबारा लिखा था दीवार को। तो वही कहानी है, 2 भाइयों की कहानी है, एक पुलिस वाला है, एक अपराधी है, तो उसी कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है, जहाँ विस्थापन भी है, जहाँ एक्सप्लॉइटेशन भी है, और सब चीजें उसमें आती हैं। खैर, तो ये अलग अलग से फिल्मकार गांव को अलग अलग रूप में सिनेमा में लाते रहे हैं। और 60 के दशक में हम और आगे बात करें तो 66 में एक महत्वपूर्ण फिल्म जो आई थी वह थी तीसरी मंजिल, जिसमें राज कपूर ने एक्ट किया था, शैलेंद्र ने प्रोड्यूस किया था, जो उनके गीतकार थे वो उसके प्रोड्यूसर भी थे तीसरी मंजिल के, और बासु भट्टाचार्य ने वो फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो अगेन एक गांव का सीधा साधा आदमी जो बैलगाड़ी चलाता है, उसकी कहानी थी। तो उसमें ग्रामीण परिवेश जिस तरीके से दिखाया है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं पाथेर पंचाली के बाद अगर किसी और सिनेमा की बात करूं, किसी और इंडियन फिल्म की बात करूं जहां गांव को इतना खूबसूरती से और एक बेहतरीन कहानी के जरिए दिखाया है, वो तीसरी कसम है। तीसरी कसम में जो फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम कहानी पर आधारित वो फिल्म है। तो यहाँ अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सिनेमाकार, एक फिल्मकार का जो कमिटमेंट होता है अपनी कहानी के प्रति, वो हमें तीसरी कसम में देखने को मिलता है। हालांकि राज कपूर वैसे ही एक किरदार पहले जिस देश में गंगा बहती है में कर चुके थे, एक भोले भाले गांव वाले का किरदार,
लगभग वही गेटअप, वही धोती, क्योंकि नायक धोती पहनने 60 के दशक तक तो धोती पहनने में उन्हें परहेज नहीं होता था, उसके बाद धोती और वो जो ग्रामीण परिवेश है, जो कॉस्ट्यूम है, वो हमें नायकों में देखने को नहीं मिलती, चाहे गांव का बैकड्रॉप भी रहा हो तो भी वो परिवर्तन हमको देखने को मिला सिनेमा में। तो ये तीसरी कसम जो है, सॉरी मैं पहले से मंजिल बोल गया था, तीसरी कसम जो फिल्म है, इसकी भी अपनी एक बड़ी दिलचस्प वो बात है, कमिटमेंट की बात जो मैं करना चाहूंगा कि ये फिल्म क्योंकि शैलेंद्र प्रोड्यूस कर रहे थे और शैलेंद्र राज कपूर के बहुत ही फेवरेट गीतकार तो थे ही, लेकिन अभिन्न मित्र भी थे उनके, और उन्होंने इसीलिए उस फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी किया था। लेकिन फिल्म बनने के बाद उन्हें लगा कि ये फिल्म चलेगी नहीं, क्योंकि जो हीरोइन है वो नायक को नहीं मिल रही है इसमें। तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग बैठे, तो उन्होंने कहा कि एंड बदलना पड़ेगा इसका, एंड में हमको हीरोइन को मिलवाना पड़ेगा हीरो से। तो उसके लिए उन्होंने पहले शैलेंद्र को बुलाया, उन्हें समझाने की कोशिश की कि कैसे हम इसका अंत बदलना चाहते हैं, लेकिन शैलेंद्र तैयार नहीं था अंत बदलने को, क्योंकि अगर अंत बदल दूंगा तो तीसरी कसम का महत्व ही खत्म हो जाएगा, जो तीसरी कसम वो खाता है, तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी उसमें। फिर भी उन्होंने कहा कि बाहर लेखक हैं, हम फणीश्वर नाथ रेणु बाहर ही खड़े थे, उन्होंने कहा अगर वो कन्विंस हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बदल दूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा आप भेजिए उन्हें, हम उन्हें भी यही अंत बताते हैं जो स्क्रिप्ट में उन्होंने चेंजेस किए थे उस हिसाब से। बाहर आके शैलेंद्र ने रेणु से कहा कि देखिए आपको किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आपको वो पूरी अच्छे से आपको सुनाएंगे अंत जो उन्होंने नया लिखा है, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल मना कर देना, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो एक इतनी आजादी एक प्रोड्यूसर अगर लेखक को दे तभी वो चीज संभव हो पाती है। और अंततः खैर इस बात को लेकर राज कपूर और शैलेंद्र में बड़े मतभेद भी हुए, क्योंकि अंत नहीं बदला गया उस फिल्म का, और फिल्म को फिर रिलीज होने में भी फिर आपत्ति हुई, बहुत दिक्कतें हुई और फिल्म पिट गई, और एक तरीके से शैलेंद्र का जो है पूरा वो जीवन ही खत्म हो गया उस फिल्म पे। तो कहने का मतलब है कि एक उस लेवल का कमिटमेंट जब तक नहीं हो तब तक क्योंकि कालांतर में यही हुआ कि जैसे जैसे 60 के दशक के बाद गांव हटने लगा, नई तरह की सिनेमा आने लगा, शहर जब आने लगा उसमें, तो गांव की कहानियां, साहित्यिक कहानियां सिनेमा से निकलने लगी, कहानी नए रूप की कहानी आने लगी। उस समय गुलशन नंदा बड़े फिर पॉपुलर हुए, उनकी कई उपन्यासों पर, कई कहानियों पर फिल्में बनी। तो वो दौर जो था एक अलग तरह का सिनेमा का बॉलीवुड में शुरू हुआ। अब क्योंकि हम गांव की बात कर रहे हैं, अच्छा उसी दौरान एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई थी जिसमें गांव की बात थी, लेकिन उसमें एक नया मुद्दा था, एक जवान और किसान वाली बात थी उसमें, वो उपकार फिल्म मनोज कुमार की। मनोज कुमार उपकार में जिस तरीके से एक किसान, और क्योंकि गेहूं का उत्पादन उस समय हमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या थी हिंदुस्तान में, उस समय हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे थे गेहूं को लेकर, या अपने क्योंकि सभी जानते हैं उस दौर में कि अन्न का उत्पादन हिंदुस्तान में बहुत कम था। तो उपकार उस बात को बहुत प्रभावी तरीके से कहती है, और साथ ही में जो जवान और किसान, जय जवान जय किसान जो नारा तो बाद में आया था, लेकिन ये 66 में ही जो उस विषय को मनोज कुमार ने जिस तरीके से उपकार में डील किया, वो अगेन एक प्रभावी या महत्वपूर्ण फिल्म है उस दशक की, 60 के दशक की। तो कहने का मतलब ये कि जो सबसे ज्यादा गांव अगर हमें देखने को मिला है सिनेमा में, तो वो 60s में ही देखने को मिला है। 60s के बाद एक दौर आया था जब अलग तरह का सिनेमा बनने लगा, गांव उसमें भी था। उसमें एक महत्वपूर्ण नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है फिरोज खान का, जहां वेस्टर्न स्पैगेटी फिल्म्स जो हैं उनका
यहाँ पर एक वो प्रोड्यूसर्स में उत्साह हुआ उस तरह की फिल्में बनाने का। तो फिरोज खान एक बहुत बड़ा नाम है जिन्हें हम इंडिया का क्लिंट ईस्टवुड भी कहते हैं, जो काउबॉय स्टाइल में उनका एक अपना डाकुओं की कहानी, वेस्टर्न, इंडियन वेस्टर्न स्टाइल थी बेसिकली, जिसमें वही हैट, राइफल टंगी हुई है घोड़े पर। आप लोगों ने वो फिल्में भी देखी होंगी जिसमें फिरोज खान उस तरह के गेटअप में, काउबॉय स्टाइल में। हालांकि उसके बाद 70-75 में आते हुए तो फिर उन्होंने 75 में जब धर्मात्मा बनाई तब उन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया था। फिर उसके बाद की फिल्में उनकी फिर अलग शैली की आ गई थी, उसमें उन्होंने अपना काउबॉय स्टाइल तो रखा था उन्होंने। तो खैर ये तो, हालांकि फिरोज खान ने उस दौर में गांव को लेकर कोई उल्लेखनीय फिल्म नहीं बनाई, लेकिन एक नई शैली जो वेस्टर्न स्टाइल जो उन्होंने लाए थे वो बड़ी पॉपुलर हुई थी उस दौर में। तो एक गांव का ग्लैमराइज्ड वर्जन था उसमें, जहां पर और फिर वही परिवर्तन आना शुरू हुआ कि गांव आता भी था सिनेमा में तो उसका एक ग्लैमराइज्ड वर्जन हमें देखने को मिलता था। और इसमें सबसे बड़ा एक गांव को एक नए तरीके से लेकर जो फिल्म आई, जिसने गांव के परसेप्शन को बदला हिंदुस्तान में बड़े व्यापक स्तर पे, वो फिल्म थी शोले, जो 1975 में आई। हालांकि उस दौरान भी में एक और जो कुछ फिल्मकार थे उस समय भी जो अपनी तरह से अपनी कहानियां कह रहे थे और गांव को ऑथेंटिकली लेकर आ रहे थे, वो श्याम बेनेगल है, जिन्होंने अंकुर, भूमिका और मंथन ये फिल्में बनाई। ओके, तो मंथन जो फिल्म है श्याम बेनेगल की, वो अपने आप में अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, क्योंकि उसमें दैट फिल्म वाज मेड बाय विलेजर्स एंड वाज मेड फॉर विलेजर्स। जिसके बाद एक व्हाइट रेवोल्यूशन जो हम बात करते हैं, अमूल जो आनंद में गुजरात में जो एक क्रांति हुई है, श्वेत क्रांति, वो रिप्रेजेंटेशन हमें मंथन में देखने को मिलता है। श्याम बेनेगल ने वो एक महत्वपूर्ण फिल्म, जो आज भी बड़ी महत्वपूर्ण है वो फिल्म, वही है कि एक रियलिस्टिक जो गांव है वो धीरे धीरे निकलने लगा सिनेमा से, और हमें गांव का कैरिकेचर देखने को मिला बेसिकली उसके बाद। जो 75 में, अब जैसे मैं शोले की बात कर रहा हूँ, तो शोले में एक गांव जो है बड़ा टिपिकल है कि उसमें एक चटर पटर करती है, टांगे वाली है। टांगे में मेरे ख्याल से उस दौर में हम में से कुछ लोग हैं जो बैठे भी होंगे, और मैं अपने बचपन के दिनों में तांगे में खूब बैठा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई तांगे वाली कभी आई हो अक्रॉस मेरे। तो वो एक कैरिकेचराइज्ड कैरेक्टर ही है बेसिकली। हर किरदार उसमें, शोले में गांव में पानी की टंकी भी है। अब आज भी ये रहस्य है कि उस पानी की टंकी में पानी चढ़ता कैसे था अगर गांव में बिजली नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां उन्होंने उसको लिया है। लेकिन अगर हम यूं आर्ग्यू करने लगे तो बहुत चीजें हैं, बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन उसने वो एक अपने आप में एक लैंडमार्क फिल्म है जिसने भारतीय सिनेमा को एक तरीके से डिवाइड किया एरा के तौर पर, कि प्री शोले एंड पोस्ट शोले सिनेमा हिंदुस्तान का। खूंखार डाकू है उसमें, उसमें एक ठाकुर है, उसमें दो काइंड हार्टेड क्रिमिनल्स हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं। तो ये एक शोले में एक अलग तरह का गांव देखने को मिला, और वह गांव बेसिकली छा गया लोगों के दिमाग में। और वह गांव एक तरीके से जो आज भी है, हम शोले को पसंद करते हैं उस फिल्म को। तो ये जो एक परसेप्शन वाली जो बात है, वो एक टिपिकल गांव हमें शोले में देखने को मिला। लेकिन ये कि उसी दौरान कुछ और महत्वपूर्ण फिल्में जो हैं वो आई। उसी तरह 71 में जैसे एक डाकुओं का बड़ा दौर था, जब डाकुओं की फिल्में बहुत बन रही थी। उसमें एक महत्वपूर्ण फिल्म जो बनी वो मेरा गांव मेरा देश है 71 में, जो राज खोसला ने बनाई थी। अगेन वो वहाँ शायद आखिरी बार हमने किसी
ऐसा डाकू देखा होगा जो धोती और उसमें था, क्योंकि शोले ने वो कॉन्सेप्ट भी, वो परसेप्शन भी बदल दिया कि डाकू को हमेशा धोतिया पहनने की और काला टीका लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत चीजें उसमें उस दौर में जो है समय के साथ बदली हैं। और शोले की सफलता इस बात में भी है कि शोले से प्रेरित होकर कई फिल्में जो है बाद में बनी। शोले की थीम ने कई और फिल्मों को, फिल्मकारों को प्रभावित किया। तो वो एक अपना काफी लंबे समय तक वो प्रभाव शोले देखने को मिला में। लेकिन हम अगर गांव की बात करें तो फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म आती है 94 में, एंड दैट फिल्म इज बैंडिट क्वीन, जो कि शेखर कपूर की फिल्म है। अब बैंडिट क्वीन इतनी रियलिस्टिक फिल्म है कि अगर उसे शेखर कपूर नहीं बनाते तो शायद वह फिल्म हाशिए पर चली जाती, वो फिल्म इतनी नोटिस नहीं होती, वो मेन स्ट्रीम फिल्म ही नहीं बन पाती। लेकिन क्योंकि शेखर कपूर उसके पहले एक मिस्टर इंडिया जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुके थे, तो उससे मदद मिली। बैंडिट क्वीन जैसी एक यथार्थवादी फिल्म, यथार्थपरक फिल्म मेन स्ट्रीम में गिनी गई। तो बैंडिट क्वीन में अब ये है कि वहाँ पे बुंदेली जो भी भाषा है, गांव है, गांव का एक फ्यूडल सिस्टम है, जातिगत संघर्ष है। जिस तरीके से बैंडिट क्वीन उस फिल्म एक उस कथानक को, उन समस्याओं को लेकर आती है, वो अपने आप में एग्जेम्पलरी है। और मेरे ख्याल से वो अगेन एक ऐसी फिल्म है जहाँ से गांव का परसेप्शन बदला और कई फिल्मकारों को आने वाले समय में उस फिल्म ने प्रभावित किया, जिनमें मुख्य नाम अगर हम देखा जाए तो तिग्मांशु धूलिया हैं, जिन्होंने फिर पान सिंह तोमर बनाई। उन्होंने उसी शैली की फिल्म जहाँ पर वही बागियों की और गांव की कहानी है। एक विशाल भारद्वाज हैं जो उस तरह के सिनेमा से प्रभावित होकर उन्होंने भी एक सिमिलर राह चुनी, और उनके ओमकारा में हमें वो देखने को मिलता है किस तरह यूपी के एक सिस्टम को, क्राइम सिस्टम को उन्होंने अडेप्ट किया। बेसिकली ओथेलो का अडेप्टेशन है, वो हम सब जानते हैं। और जैसे अभिषेक चौबे हैं फिर, जो विशाल भारद्वाज के ही साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उनका भी, उन पर भी हमें वो प्रभाव देखने को मिलता है। उनकी रिसेंट फिल्म सोन चिड़िया में हमने देखा कि किस तरह वो उसी एरा की फिल्म वो लेकर आए थे, बेसिकली उसी दौर की। फिर भी उनके अलावा भी उन्होंने अपनी जो इश्किया, डेढ़ इश्किया जब अभिषेक चौबे ने बनाई, उसमें भी गांव को एक अलग तरीके से उन्होंने दिखाया है सिनेमा में। तो ये फिर विशाल की एक और फिल्म है रिसेंटली जो आई थी, एक फिल्म आप सभी लोगों ने देखी होगी, पटाखा फिल्म। वो अगेन उन्होंने राजस्थान के ही कहानीकार हैं चरण सिंह पथिक, उनकी कहानी पर आधारित है वो फिल्म। तो उसमें गांव की कहानी है पूरी। तो एक गांव को बिल्कुल ही इतना रियलिस्टिकली उन्होंने उसको शो किया है इसमें, पटाखा में। और क्योंकि पटाखा चरण सिंह पथिक, क्योंकि मेरी जो फिल्म है दूसरी फिल्म कसाई, उसके भी कहानीकार चरण सिंह पथिक ही हैं, तो मेरा उनसे काफी मिलना जुलना रहा है। और उनका जो एक दौर, ट्रेनिंग का जो दौर गुजरा था पटाखा के लिए, जो दोनों एक्ट्रेसेस हैं उसमें, तो मुझे पता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो चीज़ कि कैसे विशाल भारद्वाज किस हद तक जाते हैं अपनी कहानी को ऑथेंटिकली कहने के लिए। कि उन्होंने दोनों अपनी एक्ट्रेसेस को गांव में भेजा था पथिक जी के पूरी टीम के साथ, और उन्हें कहा कि इन्हें अपनी बहुओं की तरह समझो और इनसे वो सब काम कराओ जो आपकी बहुएं करती है गाँव में। गोबर थेपने से लेकर छाछ, मक्खन, रोटी बनाना, चूल्हा जलाना, चूल्हे पे काम करना, भैंसों को दाना पानी करना वगैरह, वो सब काम उनसे करवाया। और 10 दिन तक उनको वही उसी कॉस्ट्यूम में, जो वहाँ की कॉस्ट्यूम है, वही कॉस्ट्यूम पहना कर ही आपको इनसे काम करवाना है, जिससे कि उनका कंफर्ट लेवल है उसमें।
तो वो एक रिहर्सल्स और वो जो वर्कशॉप्स होती हैं और उसके बाद जब हम पर्दे पर हमें एक ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है तो वो उसका परिणाम होता है कि वो क्या उसके पीछे जो मेहनत होती है, मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। मेरी फिल्म कसाई जो है दूसरी मेरी, हालांकि मेरी पहली फिल्म जो थी भूभर वो राजस्थानी में थी और वो हमने शेखावाटी के ही गांव में फिल्म शूट करी थी, जिस गांव की वो कहानी थी। उसकी भाषा भी शेखावाटी वाली राजस्थानी जो है वो थी। और दूसरी फिल्म क्योंकि चरण सिंह पथिक जो है वो करौली जिले के हैं राजस्थान में, और उनका जो गांव है रौसी गांव है उनका, तो वहीं रौसी गांव में ही मैंने शूट की थी मेरी फिल्म। और वो भाषा भी वही है जो ब्रज भाषा, पूर्वी राजस्थान की जो भाषा है, बोली जो है, वही फिल्म में भी वही इस्तेमाल होती है। तो वो मेरी जैसे अभी तक की दोनों फिल्में ग्रामीण अंचल या उस परिवेश की ही रही है। अब उसका कारण क्या है वो तो खैर मैं उस पर क्या कहूँ, कहानी अगर समझ में आ जाती है, पसंद आ जाती है और उसमें अगर वो सिनेमैटिक अपील लगती है तो अपने आप वो फिर फिल्म बन जाती है। इसमें अब एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, वह है ताराचंद बढ़िया त्यागा। ताराचंद बढ़िया त्यागा सिनेमा जो राजश्री पिक्चर्स है वो भी आप परिचित होंगे उससे। उनकी शुरुआती फिल्में जो हैं वो गांव की कहानी थी, जिनमें से एक उल्लेखनीय जो फिल्म है वो नदिया के पार है। तो नदिया के पार को ज्यादा लोगों ने तब जाना जब 10-12 साल बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन उसी कहानी पर आधारित बनाई। अगेन जहां से उन्होंने ग्रामीण बैकड्रॉप से निकालकर उसी कहानी को शहर में प्लेस किया। लेकिन नदिया के पार, लेकिन ताराचंद बढ़िया का एक कमिटमेंट है कि उन्होंने अपने गांव की कहानियां कही है। उन्होंने जो फिल्में बनाई उस दौर में, उसमें उन्होंने गांव को पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की एक कहानी का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा, वह है जेपी दत्ता की गुलामी फिल्म। गुलामी जो है उसमें अगेन वही बात है कि यहाँ का जो जातिगत संघर्ष है, जो उसमें हालांकि जाट, राजपूत और दलित तीनों जो क्लास एंड कास्ट डिफरेंस जो यहाँ चलता है और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बखूबी उस कहानी में जगह दी उन्होंने। और साथ ही में उन्होंने जो एक पहली बार तो नहीं, पहले भी इससे आ चुका है कि एक दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठने के लिए, घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने के लिए गोली मार दी जाती, वह भी वाकया उसमें है। तो ये सारे जो संघर्ष हैं, फिर एक जमींदार किस तरीके से एक्सप्लॉइटेटिव जो सिस्टम है गांव का, और कैसे एक आम आदमी रिवोल्ट करता है और उससे लड़ता है, उस सिस्टम से लड़ता है, और एक रिबेलियस जो है वो रिप्रेजेंटेशन गुलामी में देखने को मिलता है और बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। गुलामी जैसे कि मैं मेरी पसंदीदा फिल्मों में से है। यही दौर, इसी दौर में चलते हुए हम आगे आते हैं तो, क्योंकि आगे आते तो ये हमारे 2000 ऑनवर्ड्स जो है लगान फिल्म की, जैसे अभी जिक्र हुआ था, तो आशुतोष गोवारिकर जो है लगान लेकर आते हैं। और लगान में जिस तरह का गांव हमको देखने को मिलता है, हालांकि वो गांव भी देखा जाए तो काफी कैरिकेचराइज्ड ही गांव है, बड़ा साफ सुथरा है, टिपिकल चीजें जैसे शोले में एक सेट की तरह गांव है, वैसे ही वो भी एक सेट है, हम सब जानते हैं, क्योंकि गांव सेट बनाया गया था लगान में भी। और ऐसा गांव नॉर्मली आपको रियलिस्टिकली आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, इतना साफ सुथरा, इतने करीने से मकान, झोंपड़ियां बनी हुई, साफ सुथरी ऐसे गांव। आपको असली गांव देखना है तो आप मराठी सिनेमा देखिए। आपने अगर फंडरी देखी है, फंडरी से आप परिचित हैं, तो फंडरी में जो गांव है वो है असली गांव। या राजस्थान में भी अगर आपको किसी फिल्म में अगर गांव देखने तो और अन्य कहानियां है, लेकिन लगान का गांव अपना एक कैरिकेचराइज गांव है, लेकिन ठीक है, वो कहानी जो है उन्होंने अपने तरीके से जो भी कही है, पीरियड फिल्म है वो,
लेकिन हम क्योंकि बात गांव की कर रहे हैं इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन उसी सिलसिले में एक आशुतोष गोवारिकर एक अगली फिल्म जो स्वदेश लाए थे, वो भी अगेन अच्छी फिल्म थी, जहाँ पे गांव अपने तरीके से उन्होंने दिखाया था। और एक साइंटिस्ट नासा से लौटकर अपने गांव आता है और वहीं रहता है और वहाँ उनकी समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। तो ये अगेन एक गांव को सिनेमा में लाने का एक कहानी के जरिए एक जरिया आशुतोष गोवारिकर ने काम में लिया। अभी जैसे किसी ने दामूल का जिक्र किया तो प्रकाश झा की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। जी, मिर्च मसाला भी बिल्कुल केतन मेहता की जो फिल्म है, हाँ, वहाँ भी गांव का एक अच्छा, मिर्च मसाला केतन मेहता की मैं अभी तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानता हूँ। तो उसमें भी गांव को अपने एक गुजराती गांव को उन्होंने एक अपने तरीके से उसमें दिखाया है। तो हम बात कर रहे थे जैसे प्रकाश झा की, तो अभी दामूल का जिक्र हुआ था। तो दामूल निश्चित रूप से 85 में आई हुई एक फिल्म, जहाँ पे उनकी पहली फिल्म थी वो, और वहां से उन्होंने गांव का एक जो एक डार्क फेस है वो दिखाया। उसी दौर में उन्होंने मृत्यु दंड भी बनाई। मृत्यु दंड भी अगेन गांव की कहानी है, लेकिन वो थोड़ा सा ग्लैमराइज्ड है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब आप स्टार्स को ले लेते हैं फिल्म में तो थोड़ा सा जो किरदार है वो उतने ग्रामीण नहीं लग पाते हैं। मेरा ये मानना है कि हालांकि पिछले दौर में भी ऐसे ही रहा है, जो चाहे गुरुदत्त हो चाहे राज कपूर हो, वो खुद एक्ट भी करते थे अपनी फिल्मों में, और एक स्टार सिस्टम तब भी था, वो वर्क करता था। दिलीप कुमार है, तो दिलीप कुमार ने भी जो प्रोड्यूस की उसमें खुद उन्होंने रोल एक्ट भी किया है। तो मृत्यु दंड की जो बात कर रहा था, तो जब आप माधुरी दीक्षित को लेकर आते हैं उसमें, तो एक नया रूप हमें जो है वो मिलता है देखने को। और उसी सिलसिले में प्रकाश झा की एक फिल्म गंगाजल जो है, वो गांव को जिस तरीके से लेकर आती है, वो अगेन गांव के परसेप्शन को काफी हद तक बदलता है दर्शकों के दिमाग में। तो ये भी एक उस लिहाज से गंगाजल एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो 2003 में आई थी। 2003 में जब वो गंगाजल आई, तो गंगाजल गांव का एक बिल्कुल ही अलग परिवेश में हमको वो कहानी उन्होंने रखी और एक अलग रूप हमको देखने को मिला। तो बात कहने की बात ये है कि हर फिल्मकार अपनी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से समय समय पर उन्होंने जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया है गांव को, जिसमें गांव की राजनीति हो। फिर ये कि जहाँ डाकू आते थे पहले, उसकी जगह गुंडे आने लग गए, गूंज आने लग गए, और एक गांव की पॉलिटिक्स आ गई। ये सारी चीजें कहानियों में आने लगी। इसी दौर में 84 में एक फिल्म आई थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। वो गौतम घोष की पार फिल्म है, जहाँ जो विस्थापन से जुड़ी एक कहानी है। गांव में एक आदमी पंगा ले लेता है कुछ बड़े लोगों से, पावरफुल लोगों से, और फिर वहां से उसको भागना पड़ता है। और वापस आकर शहर में आकर वो जब परेशान होता है, तो वापस वो गांव लौटना चाहता है कि भली कोई बात नहीं, गांव जाके मर जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे। लेकिन तो वो जो कहानी है उस गांव के दर्द को बखूबी लेकर आती है। और खैर जितना ऑथेंटिकली उन्होंने, क्योंकि आप सब जानते होंगे नसीरुद्दीन और शबाना आजमी ने उसमें काम किया था, उनकी शायद शुरुआती फिल्म है या पहली फिल्म है, नहीं पहली तो नहीं, शुरुआती फिल्म है। ये पार जो फिल्म है, अगेन ये बहुत एक दौर की, या भारतीय सिनेमा की हम बात करें तो एक लैंडमार्क फिल्म हमेशा रहेगी, क्योंकि किस तरह वो सिर्फ गांव लौटने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, बस टिकट का, वो एक चढ़ती नदी से सुअर पार कराने का काम ले लेते हैं वो दोनों। ये जो जो एक मजबूरी का जो चित्रांकन उसमें देखने को मिलता है हमें, वो बहुत ही बेहतरीन है। और बाकी तो खैर फिर अब
आज के दौर में, पिछले दशक में हम देखें तो गांव बहुत कम सिनेमा में देखने को मिला, मेन स्ट्रीम में से तो लगभग गायब है। हम बॉलीवुड की बात करें तो लगभग गांव से जुड़ी कहानियां बहुत कम आती है। जैसे वही विशाल भारद्वाज का मैंने जिक्र किया पटाखा फिल्म का, तो वह एक उल्लेखनीय फिल्म है क्योंकि वो उसमें आई। और राइट, गैंग्स ऑफ वासीपुर भी है, अगेन वो पूरी, हाँ देखा जाए तो गांव ही है वहाँ भी, उसमें भी। और उसमें लेकिन उन्होंने पूरा क्राइम को किस तरह गांव में सेट किया है, वो अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है उसका। राइट, मराठी जो फिल्म थी सैराट, सैराट जिसकी फिल्म थी नागराज मंजुले, उन्हीं की पहली फिल्म का जिक्र मैंने किया था। उनकी पहली फिल्म सबसे प्रभावी फिल्म मुझे आज भी लगती है, जो फंडरी जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप लोगों ने फंडरी नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। तो गांव को जिस तरीके से, गांव की राजनीति, गांव के छोटे छोटे जो इच्छाएं होती है, एक बच्चे की कहानी जो सिर्फ अपने उन जातिगत उस बाइंडिंग से, बॉन्डेज से निकलना चाहता है, किसी तरीके से वो अपने आप को आजाद करना चाहता है, तो उसको बड़ा खूबसूरती से उसमें दिखाया। सैराट में भी खैर उन्होंने जो जातिगत संघर्ष है उसको दिखाया है अंत में। प्राइमरली तो एक रोमांटिक फिल्म है, जो बाद में, जैसा कि आपने लिखा हो सही है कि करण जौहर ने धड़क भी बनाई थी उसमें। तो अब जो है रिसेंटली, अब हाँ मैं इसी पे आ रहा था जो आपने लिखा है कि सिनेमा से निकलकर, क्योंकि अब पिछले 1-1.5 साल से तो खैर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की एकदम से बढ़ गई है डिमांड, और सिनेमा हॉल क्योंकि बंद हैं तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन और ZEE5 एंड सोशल व्हाट नॉट, जो भी है, जितने भी ओटीटी चैनल्स हैं सभी पॉपुलर हो रहे हैं। मेरी फिल्म कसाई भी शिमारू पर है बेसिकली, क्योंकि शिमारू से हम रिलीज करना चाहते थे लेकिन परिस्थितियां थी नहीं, तो हमने शिमारू पर ही रिलीज किया उसको। तो उसी दौर में अभी जैसे पंचायत का जिक्र किया डॉक्टर हार्दिक उन्होंने, तो निश्चित रूप से वो, जी, तो पंचायत जो एक सीरीज है, एक जमतारा एक सीरीज आई थी, तो गांव, इवन मिर्जापुर जो है, लेकिन वो अलग तरह का गांव है, वो बेसिकली गांव भी क्या है, वो स्मॉल टाउन सेटअप है। तो इसमें जो है ये सारा जो गांव को अब वापस जिस तरीके से पंचायत में लेकर आए और पंचायत सीरीज पॉपुलर हुई, तो ये थोड़ी उम्मीद जगाने वाली बात है कि गांवों को शायद आने वाले समय में और प्रतिनिधित्व मिलेगा, उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इसमें पंचायत में, क्योंकि गांव एक ऐसे आदमी की कहानी है जो शहर से एक गांव में अधिकारी बनाकर भेजा जाता है उसको, और गांव वालों की मानसिकता यह है कि क्या कमाता है, 15-20 हजार रुपए है, तो गांव का प्रधान अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करेगा जो 15-20 हजार रुपए कमाता है। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव उसमें पंचायत में हमको देखने को मिलता है। और एक गांव को जिस तरीके से उन्होंने, हालांकि फुलेरा गांव राजस्थान का गांव है, लेकिन उसमें उन्होंने यूपी का बताया उसे, शूट भी वो राजस्थान में ही हुआ था, वो एक अलग बात है। तो ये जो कहानियां जिस तरीके से गांवों से निकल के अब आने लगी है, तो वापस, क्योंकि मैं एक परसेप्शन जो है थोड़ा सा बॉलीवुड को लेकर, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि मेरी एक स्क्रिप्ट थी, वो थोड़ी गांव की कहानी थी वो, और उसका अपना एक अलग विषय था, रोमांटिक विषय था, लेकिन वो एक ट्रैकर की कहानी थी। अब ट्रैकर है तो, क्योंकि ट्रैकर गांवों में ही होते थे, उनको पागी बोलते हैं हम राजस्थान में, जो जानवरों के या चोरों को ढूंढते हैं, पैरों के निशान से खोजते हैं, खोजी भी कहा जाता है उन्हें। और इस तरह के पागी जो लोग हैं, ये बॉर्डर पर भी बीएसएफ उनकी मदद लेती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है कहीं भी, तो पैरों के निशान से वो आदमी का हुलिया तक बता सकते हैं, इतने स्किल्ड वो लोग होते हैं। तो ऐसे एक पागी की कहानी थी, क्योंकि रूरल बैकड्रॉप था। उस कहानी को लेकर मैं
इंडिया का ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जिसके पास नहीं गया मैं, सभी के पास, मतलब जो टॉप 20 प्रोडक्शन हाउसेज हैं या उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास भी मैं गया, लेकिन सबका ये कहना था कि गांव की कहानी है, कहाँ चलती है, नहीं होगा। तो वही, अब जो ये माइंडसेट है प्रोड्यूसर्स का, तो ऐसे में गांव की कहानियां कहना मुश्किल होता जाता है। लेकिन पंचायत जैसी वेब सीरीज जब पॉपुलर होती है और हिट होती है, तो हमारे यहाँ क्योंकि भेड़ चाल काम करती है हमेशा, तो हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कि एक सक्सेसफुल सीरीज जो है वो मे बी आने वाली कई और सीरीज को के लिए रास्ता बनाएगी। तो ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं कि हम आने वाले समय में हमें गांव फिल्मों में नहीं तो कम से कम वेब सीरीज में और इनमें देखने को, या ओरिजिनल फिल्म्स में जो है वो देखने को मिलेगा। अब कसाई को लेके ही मैं कह सकता हूँ कि कसाई हमने नेटफ्लिक्स से बात की थी, लेकिन नेटफ्लिक्स को नहीं समझ में आई कि गांव की कहानी है, अभी हमारे इस थीम पे हम लोग नहीं सोच रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, व्हाटएवर। I can't go much into these things क्योंकि अब ये उनकी क्या पॉलिटिक्स होती है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन eventually I could sell it to Shimaru, so that's something that's upbeat. So let's hope कि things will happen for good. तो ठीक है, we hope कि गांव हमें देखता रहने को मिलेगा इस तरह। तो इसमें आगे बढ़ाने के लिए इसको और जैसे कि क्या है, अगर कोई सवाल जवाब है या कुछ है तो हम इस पर बात कर सकते हैं और इसमें आगे। जी सर, जी सर। हम आगे कार्यक्रम को आगे सवाल जवाब के माध्यम से भी बढ़ा सकते हैं सर। जी जी, तो मेरे लिए आसान होगा उससे आगे अगर कोई हम है देखते तो। हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ प्रश्न उन्होंने रखा होगा, उन जी प्रश्नों जी, को हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सर पहले तो धन्यवाद कि आपने 1950 से लेके अब तक हिंदी सिनेमा में जो गांव की एंट्री हुई है, गांव को आधार बनाकर, गांव की कहानी, गांव की संस्कृति, गांव के तमाम इश्यूज को आधार बनाकर जो फिल्में बनाई गई हैं, उन पर आपने एक लंबी चर्चा की है और फिल्मों की एक पूरी फहरिस्त आपने पेश की, जिसके माध्यम से आपने दिखाया कि अलग अलग दौर में कैसे हिंदी सिनेमा ने या सिनेमा ने गांव को अलग अलग तरीके से देखा, समझा, जाना और बताने की कोशिश की, जी अलग तरीके से डिपिक्ट करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इस आधार पर एक प्रश्न था डॉक्टर अनीता देवी का। मैं सबसे पहले उस प्रश्न को रखता हूँ, फिर उसके आधार पर आगे मेरा भी प्रश्न है तो मैं भी सामने रखूंगा। अनीता जी का कहना है कि गांव में जिस तरह से अब तक पिक्चर में, सिनेमा में गांव को जिस तरह से अब तक चित्रित किया गया है, वर्णन किया गया है, रखा गया है, सिनेमा के गांव को देखकर जब हम गांव में जाते हैं, भारतीय गांव में जाते हैं, तो वैसा गांव कहीं ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। तो क्या सिनेमा का अपना गांव है और भारत का जो अपना गांव है वो अपना गांव है, कुछ इस तरह का है? और अगर ऐसा है तो ये डुअलिटी क्यों है, इस तरह की दोहरी स्थिति क्यों है? हाँ जी, जैसे हालांकि मैंने अपनी बातचीत में इस चीज को भी वैसे टच किया था कि शोले के संदर्भ में। क्योंकि गांव एक दौर ऐसा आया था जब मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्मों में गांव दिखाने लगे थे, तो वो एक कैरिकेचराइज्ड गांव था, जो कि जैसे शोले में एक गांव जिस तरीके से आया, तो वो एक गांव, उसमें मस्जिद भी है, उसमें मंदिर भी है, उसमें टांगे वाली भी है, उसमें एक ठाकुर भी है, उसमें खूंखार डाकू भी है। तो एक वो बेसिकली उस कहानी के हिसाब से रचा गया गांव था, लेकिन उसकी लोकेशन इतनी खूबसूरत थी शोले फिल्म की कि वो गांव ऑथेंटिक लगता है, इतने कैरिकेचराइज कैरेक्टर होते हुए भी वो गांव ऑथेंटिक लगता है, और उसका इतना प्रभावी जो वो है इम्पैक्ट हमारे दर्शकों के ऊपर इतने लंबे समय तक रहता है। और ये बात निश्चित है क्योंकि गांवों में जाकर तो शूट होते नहीं है, और गांव के जब सेट बनते हैं तो वो सेट आप कितने ही एफर्ट कर ले प्रोडक्शन डिजाइन वाला, वो एक असली गांव नहीं क्रिएट कर सकता है। लगान एक सेट था, जिसमें मैंने लगान के लिए भी कहा कि लगान का गांव एक सेट था, तो वो गांव नहीं लगता है, वो आपको एक स्टेज की तरह लगता है कि जहां पर स्टेज पर आपने 4 झोंपड़ी बना दी, एक आंगन बना दिया, उसे डिजाइन आपने कर लिया, डेकोरेट कर दिया। तो गांव, असली गांव ऐसा होता नहीं है। अभी जैसे मैं अपनी फिल्मों की बात करूं या कसाई की बात करूं, तो कसाई मैंने जिस गांव की कहानी है वहीं जाकर शूट किया था। चरण सिंह पथिक
जो लेखक है कहानी के, उन्हीं का गांव है, रौसी गांव है। श्री महावीर जी, अगर आप लोग परिचित हों, एक स्टेशन है और बहुत बड़ा जैन तीर्थ स्थान है, वहां पर ही उसी के नजदीक वो गांव है, और उसी गांव में जाकर हमने शूट किया। तो जब गांव आप रियल लोकेशन पर जाकर शूट करते हो तो वो इतना ऑथेंटिक होता है कि आपको एक पत्थर भी हिलाने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ वहां पर था। वो आप सेट बनाकर नहीं क्रिएट कर सकते हो, और जब आप सेट बनाओगे तो एक नकलीपन उसमें हमेशा लगेगा, क्योंकि जो बेसिकली जो आर्ट डिजाइन वाले होते हैं ना, उनको आप असली लोकेशन, रियल लोकेशन पे भी ले जाके, मैं जिस दिन, पहला दिन जब मेरा शूट था कसाई का, तो मेरे आर्ट डिजाइन वाले ने उस पूरे घर को इतना सजा दिया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है तू, मैंने कहा सब हटा इसको, इनकी जरूरत नहीं है। तो होता ही है कि उनका जो क्रू है, जो प्रोडक्शन डिजाइन है, जो बॉलीवुड में, बॉम्बे में बैठा है, उसकी इमेजिनेशन में गांव कुछ और है। शायद उसकी इमेजिनेशन में गांव वही है जो उसने सिनेमा में देखा है, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा में जो गांव देखा, उसकी इमेजिनेशन में वही गांव है, तो हर फिल्म में वो गांव को वैसे ही सजा देता है। लेकिन आपको अगर गांव को रिप्रेजेंटेशन देना है तो आपको असली गांव में जाना पड़ेगा। यही बात मैं इसलिए कह रहा था कि विशाल भारद्वाज की जो सेंसिबिलिटी है, कि वो पटाखा बनाते हैं तो अपनी नायिकाओं को गांव में भेजते हैं कि तुम्हें 15 दिन तक वहां गोबर उठाना है। उन्होंने गोबर अपने हाथों से थेपा है, अपने हाथों से उपले बनाए हैं, दूध निकाला है भैंस का, उनको चारा पानी किया है, चूल्हे पर आग लगाई है, रोटियां बनाई हैं। तो वो एफर्ट नहीं होगा, और वो फिर डेफिनेटली उन्होंने शूट भी उसको रियल लोकेशन पे किया था। हालांकि वो शूट उसी गांव में करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मौसम राजस्थान में गर्म हो जाता है बहुत जल्दी अप्रैल के बाद, तो उनको माउंट आबू में जाकर शूट करना पड़ा था जहाँ मौसम ठीक रहता है। लेकिन फिर भी वहाँ रियल गांव ही था वो, उन्होंने गांव में ही, कोई सेट नहीं बनाए थे, उन्होंने एक गांव को पूरा लेकर वहाँ शूट किया था। तो वो फर्क तो हमेशा रहेगा। अगर हम सेट बनाएंगे बॉम्बे में, मैं अगर किसी फिल्म सिटी में या यशराज स्टूडियोज में अगर गांव बनाऊंगा, या रामोजी सिटी में हैदराबाद जाकर मैं वहाँ गाँव है, उसमें फिर वो है कि वो वाली ऑथेंटिसिटी वाली बात नहीं आ सकती। तो वो फर्क इसीलिए हमको देखने को मिलता है, और क्यों, उसका कारण भी वही है कि हर आदमी के लिए संभव नहीं होता है कि रियल लोकेशन पर जाकर शूट कर सके। तो लोग, मुफीद जो होता है, उनको जो कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से वो काम करना पसंद करते हैं, इसलिए वो अंतर रह जाता है। बहुत सही कहा आपने सर कि जो सिनेमा बनाई जाती है, फिल्में बनती हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से गांव को डिजाइन करते हैं, और जब गांव स्टूडियो में निर्मित होगा तो फिर वो अलग गांव होगा। वो गांव से मिलता जुलता हो सकता है, गांव से मिलते जुलते होने की उसकी कहानी बनाई जा सकती है, लेकिन सही में अगर वही गांव हम ढूंढना चाहेंगे फिल्मों में तो लगभग असंभव सी बात है। और उसके लिए फिर सीधे सीधे गांव जाने की बात सामने आती है कि आप उस लोकेशन में जहाँ से कहानी जुड़ती है, जहाँ से स्क्रिप्ट जुड़ता है, उस लोकेशन में जाके फिर डायरेक्टर को फिल्म शूट करना होगा। लेकिन गांव के डिपिक्शन से ही संदर्भित एक और प्रश्न डॉक्टर हार्दिक भदेसिया ने पूछा है सर, जो कि थोड़ा सा वो गंभीर होकर प्रश्न पूछ रहे हैं जी जी। कि सर आप इस पर कुछ बोलेंगे कि जिस तरह से गांव का एक स्टूडियो टाइप चित्रण सिनेमा में मिला है, निर्मित सिनेमा में हुई है, जो एक तरह से कन्विंस भी नहीं करता है और एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और गांव को गलत तरीके से दिखा रहा है। मिसपोर्ट्रेट शब्द जिसका इस्तेमाल किया उन्होंने, इमेज ऑफ द विलेज। और ये कमी जो नई जनरेशन है, जो आ रही पीढ़ी है, उसके सामने गांव को इस तरह से गलत तरीके से अब तक परोसा जा रहा है, तो ये अपने आप में चिंता का विषय। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ सर, अब ये है कि देखिए सर, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड जो फिल्में हैं, वो जिस तरीके से जिस दर्शक को एड्रेस कर रही है, उस दर्शक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव असली है या नकली है। वो, उनके लिए सिनेमा एक मेला है। वो पॉपकॉर्न लेकर जाते हैं, 500-1000 रुपया खर्च करके सिनेमा हॉल में, महीने 2 महीने में एक बार उनको जाना है। तो वो इतना सीरियस दर्शक ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर क्यों इतना सीरियस होगा। और बाकी जहाँ फिल्मकार की सेंसिबिलिटी की बात है सर, अब इसे हम चिंताजनक विषय माने, वो भी मैं तो इतना चिंताजनक नहीं मानता, क्योंकि जो सिनेमा की ऑडियंस है, हर सिनेमा की अपनी एक ऑडियंस होती है। एक बॉलीवुड मसाला फिल्म की अपनी ऑडियंस है, वो उनके लिए, वो उस गांव को देखकर भी खुश हैं। और जो यथार्थपरक सिनेमा देखना चाहते हैं, जो एक सिनेमा को सीरियसली लेते हैं, या उसमें सीरियस एंटरटेनमेंट
खोजते हैं, तो उन्हें अपने लायक सिनेमा देखने को मिलता ही है और वो ऑथेंटिकली आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिनेमा बिल्कुल नहीं बन रहा है, सिनेमा ऐसा बन भी रहा है जहाँ ऑथेंटिकली गांव दिखाए जा रहे हैं। तो अगर आप उस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं तो आपके लिए भी वो सिनेमा उपलब्ध है। और अब OTT पर क्योंकि कंटेंट और ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होने लगा है, ज़्यादा चैलेंजिंग कंटेंट हमको देखने को मिल रहा है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, हमारे लायक भी सिनेमा बन रहा है और वो भी हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। एक और प्रश्न है, आपसे आज्ञा लेकर पूछना चाहूंगा। जी, डॉक्टर श्रीधरम ने पूछा है कि किसान समस्या को लेकर 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में आज क्यों नहीं बन रही? क्या इसके पीछे व्यावसायिकता का दबाव है? निश्चित रूप से वो तो है ही है, क्योंकि आज बिमल रॉय की सेंसिबिलिटी वाले फिल्मकार आपको कितने मिलेंगे बॉलीवुड में। तो वही बात हो जाती है ना कि समय के साथ फिल्मकारों की भी सेंसिबिलिटी बदली है। और श्याम बेनेगल जिनका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने 70s में उन्होंने एक ऑथेंटिक सिनेमा क्रिएट किया है, जिसे हम उस समय पैरेलल सिनेमा बोलते थे या आर्ट फिल्मों के नाम से उन्हें जाना जाता था, कि जिन्हें हम फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में ही मानने से इनकार करते रहे। लेकिन अब वो बाउंड्रीज जो हैं, दोज बाउंड्रीज हैव फेडेड नाउ। अब हम वो फ्यूज हो गया है। अब कोई सिनेमा ऐसा नहीं है कि ये मेन स्ट्रीम है या ये इंडिपेंडेंट है या आर्ट फिल्म है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे बैंडिट क्वीन को बहुत आसानी से साइडलाइन किया जा सकता था ये कह के कि ये तो एक आर्ट फिल्म है, लेकिन क्योंकि शेखर कपूर जुड़े थे उसके साथ, तो वो फिल्म मेन स्ट्रीम की फिल्म रही और उसे एक व्यापक रीच मिली, दर्शक मिले उसे। इसी तरह बिल्कुल आपने वेल्डन अब्बा का जिक्र किया है, लेकिन मैं एक फिल्म का और जिक्र करना चाहूंगा जो इससे पहले आई थी श्याम बेनेगल की, वो थी वेलकम टू सज्जनपुर। तो वेलकम टू सज्जनपुर में उन्होंने गांव को, एक गांव की पॉलिटिक्स को, गांव के एक सामाजिक स्ट्रक्चर को उन्होंने अपने तरीके से उसमें दिखाया था। तो श्याम बेनेगल की सेंसिबिलिटीज हैं, वो हमेशा रहेंगी। वो आज भी फिल्म बनाएंगे तो व्यावसायिक दबाव उनके ऊपर भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने तरीके से ही बात को कहेंगे। तो वो हर फिल्मकार के साथ होता है व्यावसायिक, क्योंकि जब प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है वो अपना थोड़ा से रखता है, लेकिन अगर एक फिल्मकार श्याम बेनेगल के स्टैचर का हो तो प्रोड्यूसर भी उतना फिर हस्तक्षेप नहीं कर पाता उसमें। तो ठीक है, वो एक बैलेंसिंग आउट वाली एक्ट है ये, कि जहाँ हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है, लेकिन हाँ हमें अपनी बात भी कहनी है, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी होता है। जी, थैंक यू सर। एक प्रश्न है डॉक्टर अमित कुमार का। उनका प्रश्न है कि वो दलित लिटरेचर और सिनेमा से जोड़कर प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनका प्रश्न है कि दलित लिटरेचर में गांव बुरे संदर्भों में ही ज्यादातर आए हैं, जबकि फिल्मों में बहुत नॉस्टैल्जिक तरीके से गांव को परोसा गया है, रखा गया है। तो ये जो दो भिन्नता दिखाई देती है कि जो लिटरेचर है, प्योर लिटरेचर है, प्रिंट लिटरेचर है, वो गांव को अभी भी उसी सामंतवाद, जड़ता, जातिवाद वगैरह वगैरह में देखता है, जबकि फिल्म में गांव से बहुत कुछ और भी निकालकर सामने रखता है। तो ये दूरी लिटरेचर और सिनेमा के बीच, ये दूरी क्यों बनी हुई है? अगेन बात वहीं आ जाती है कि एक दौर था जब शुरुआती दौर जो था सिनेमा का, 60s तक सिनेमा साहित्य से एक जुड़ाव बहुत ज्यादा था। करीब करीब सारी फिल्में, जो फिल्मकार थे, चाहे वो विमल रॉय हों, सत्यजीत रे हों, इवन बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, इन्होंने साहित्य से ही जुड़ी कहानियां ली हैं और उन्होंने अपना सिनेमा साहित्य पे आधारित रखा है। लेकिन एक दौर आया जब बीच में सिनेमा, मेन स्ट्रीम सिनेमा जो जिससे हम कहते हैं मसाला फिल्मों का जो दौर आया बेसिकली, जो मैं कहूंगा कि प्रकाश मेहरा या मनमोहन देसाई या राज खोसला या इवन उस लिहाज से यश चोपड़ा को भी कहूं, तो उन्होंने सिनेमा को एक अलग तरीके का सिनेमा बनाना उन्होंने शुरू किया, जो उतना यथार्थ परक नहीं था, बेसिकली यथार्थ से थोड़ा सा अलग था। उसमें कहानियां उन्होंने अपने तरीके से कही हैं, एक ड्रीमी सिचुएशंस उन्होंने लाई है वहां पर। उन्होंने सिनेमा को प्योर लिबरेशन का वो एक बेसिकली वो बनाया उसको माध्यम, जहाँ यथार्थ
बात से उनकी फिलॉसफी अलग थी कि दर्शक सिनेमा हॉल में जाए तो अपनी मुसीबतें 2-3 घंटे के लिए भूल जाए। तो उनकी फिलॉसफी अलग थी। वो उस तरह के सिनेमा में डेफिनेटली निश्चित रूप से बात वहीं आती है कि फिर वो सिनेमा उसी तरह का बनता है जहाँ रोमांटिसिज्म है। लेकिन वहीं श्याम बेनेगल, गौतम घोष जैसे जो फिल्मकार हैं, या वो अपनी तरह का सिनेमा बना रहे थे, वो उतना ही यथार्थपरक था और रियलिटी और समस्याओं से जूझता हुआ सिनेमा था। कहने उसमें एक जरूरी बात और भी है कि उस समय सरकार का भी एक बड़ा समर्थन मिलता था। शायद अगर फिल्म्स डिवीजन नहीं होता, जो आज की तारीख में बंद हो गया, आप तो डिफंक्ट थे ऑलमोस्ट, तो श्याम बेनेगल शायद इतनी फिल्में ही नहीं बना पाते, क्योंकि उनकी काफी फिल्में सरकार ने फंड करी है। तो ये सिनेमा कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन की भी इसको जरूरत होती है, क्योंकि वही है कि बॉक्स ऑफिस पे जो इंडियन ऑडियंस है वो इस तरह का सिनेमा देखने नहीं जाती है, उनको पसंद नहीं आता। हमारा दर्शक भी अभी इवोल्यूशन की स्टेज में है, जहां पर है कि वो एक रियलिस्टिक सिनेमा अवॉइड ही करता है बेसिकली। ठीक है, वो टीवी पे देख लेगा या नेटफ्लिक्स या उस पे आ गया, ओटीटी पे आ गया तो वो देख लेंगे, लेकिन 1,000 रुपया खर्च करके सिनेमा हॉल में जाकर नहीं देखेंगे वो फिल्म। वहां पर उनको प्योर मसाला फिल्म चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वहां भी एक वो कमी है जो प्रोड्यूसर्स को बेसिकली इसलिए विचलित करती है कि वो उस तरह के सिनेमा पर स्टेक नहीं लगा पाते हैं अपना, या प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं ऐसी फिल्मों को। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि फिल्में जब मनोरंजक बनती है और उनमें गांव का चित्रण अलग अंदाज से किया जाता है, जैसे मनोरंजन, नॉस्टैल्जिया या कुछ ऐसा अद्भुत दिखाने की बात आती है, तो उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि फिल्मों के लिए कहानियां वैसी ही उपलब्ध हैं, या फिर ये भी नहीं है सिर्फ एक कारण कि डायरेक्टर सिर्फ बेचने के लिए या व्यावसायिक नजरिए से फिल्मों को बना रहे हैं। एक बड़ी बात आपने कही कि दर्शक अपना जो 3 से 4 घंटे खर्च करना चाहता है, वो किसी सीरियस चीज को देखने या उसमें डूबने के लिए नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिंदगी जी, में वो इतना सीरियसनेस है कि वो फिल्म थिएटर में जाकर के उतना सीरियस नहीं रहना चाहता, ना होना चाहता है। हाँ जी, वो वजह ये से कि हाँ हम भूलना चाहते हैं समस्याओं को हमारी हाँ, कुछ घंटों के लिए। वो कुछ समय के लिए खुद को भूलना, अपनी जिंदगी से थोड़ा सा अलग हो जाने की कोशिश की प्रक्रिया में भी वो थिएटर में पहुंच रहा है। और चूंकि डायरेक्टर के पास, प्रोड्यूसर्स के पास इस बात की बेहतर फीडिंग होती है और समझदारी होती है, तो वो उस समस्या में न फंसना चाहते हैं कि सीरियस फिल्में जी। बनाएं और बॉक्स ऑफिस पर पिट कर अपने घर में आंसू बहाएं। और जिस बात को लेकर शैलेंद्र के बारे में आपने कहा कि फिर बाद में उनका पूरा फिल्मी कैरियर ही, फिल्मों को लेकर जो उनका सपना था वो लगभग ध्वस्त हो गया, तो शायद हाँ, इस वजह ध्वस्त से हो भी गई। गांव अपने उस पूरे यथार्थ के साथ फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है। एक डॉक्टर प्रदीप कुमार है सर, एक अन्य प्रश्न है उनका। जी। वो पूछना चाहते हैं कि सर क्या फिल्म निर्माताओं को ये डर रहता है कि भारतीय दर्शक अभी भी मानसिक तौर पर फिल्मों में वास्तविक गांव की लोकेशन को देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर गांव की अपनी सीमा होती है जो कहानी की शर्त पूरा नहीं कर पाती। हाँ, वो जैसे मैंने कहा ना कि उसी समस्या से बचने के लिए लोग सेट लगाना शुरू कर देते हैं कि वहाँ आसान होगा, क्राउड की दिक्कत नहीं होगी। तो सेट लगा दिया जाता है, सेट पर शूट करना आसान होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, यही आपकी आसान। रियल लोकेशन पे जाने के नुकसान यही है कि क्राउड कंट्रोल अपने आप में एक बड़ा इशू हो जाता है। तो वहाँ आपको थोड़ी सी आपकी काम करने की फ्रीडम प्रभावित होती है, इसलिए लोग रियल लोकेशंस को अवॉइड करते हैं। लेकिन जो एक वास्तविक गांव की या जो उसकी जो खूबियां हैं जो फिल्म में, क्योंकि वास्तविक गांव जब आता है तो गांव का रोमांटिसिज्म निकल जाता है, फिर वो असलियत दिखती है उसमें। अभी जो है एक सेट में क्या होता है कि एक रोमांटिसिज्म रहता है, गांव भी एक खुशहाल सा लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है उसमें, जबकि असलियत ऐसी है नहीं। अगर मैं एक डार्क स्टोरी कह रहा हूँ, मैं अगर एक समस्या उठाना चाह रहा हूँ, आप मान सकते हैं कि बैंडिट क्वीन अगर किसी सेट पर शूट की गई होती तो क्या इतनी प्रभावी हो सकती है? बहुत मुश्किल है इतनी प्रभावित होती।
हेलो जी सर, जी सर। सर, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअली, तो मैं इसलिए चेक कर रहा था। जी सर। कोई शायद इंटरनेट का कुछ थोड़ा बैंडविड्थ इशू आ रहा है। हाँ, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था सर, मुझे याद दिलाएंगे, मेरे दिमाग से निकल गया। क्या सवाल क्या था? आप बैंडिट क्वीन के संदर्भ में पूछ रहे थे कि अगर बैंडिट क्वीन स्टूडियो में फिल्माया गया होता तो क्या हाँ, राइट 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 राइट, मैं यही कह रहा था कि बैंडिट क्वीन अगर सेट्स बनाकर शूट की जाती तो प्रभावी इतनी नहीं हो सकती थी। क्योंकि एक बात आप देखिए कि आज मैं शेखावटी के किसी गांव की कहानी कह रहा हूँ, तो वो मैं सेट कैसे लगा सकता हूँ? फिल्म सिटी या बॉम्बे में वो सेट लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें पीछे धोरे दिखेंगे, उसमें पीछे वहां का वेजिटेशन। आपकी आवाज फिर से। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, जी सर, आगे आगे सर आप। जी हाँ, जैसे तो वही कहने का मतलब है कि रियल लोकेशन का तो इसलिए जो लाभ होता है वो तो होता ही है उसमें। वो कॉम्प्रोमाइज आप मतलब वो आप रिक्रिएट कर ही नहीं सकते कहीं भी। बिल्कुल। वही जैसे मैं कह रहा था कि पीछे जैसे राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ हैं, धोक के पेड़ हैं, आपको कहीं अगर पलाश पीछे दिख रहा है तो ये आप पेड़ आप किसी सेट पर नहीं लगा सकते। बैकग्राउंड आपको रेडीमेड मिलता है वहां पे, और बिल्कुल। आप अगर ये क्रिएट करने लगेंगे वहां पर तो वो संभव ही नहीं है। तो ये चीज जो है, ये ऑथेंटिसिटी जो एक रियल लोकेशन देती है वो कभी सेट पर संभव, इसलिए फिर वो गांव नकली से गांव लगते हैं फिर वो। और जी बीच में जैसे कि कुछ और जिक्र आए थे, जैसे पीपली लाइव का एक जिक्र आया था, एक जी। अ, गोविंद निहलानी का एक जिक्र किया था। तो जी सर। गोविंद निहलानी एक फिल्मकार है जो शायद मैं मेंशन करना चूक गया अगेन, वो भी उसी सेंसिबिलिटी के, उसी दौर के फिल्मकार हैं जो जिन्होंने यथार्थपरक सिनेमा बनाया। और उनका तमस जो उनका उसका उदाहरण किसने दिया था, तो वो तमस का जैसे मैं जिक्र करना चाहूंगा, दूरदर्शन ने एक बड़ा काम किया है इस तरफ। लेकिन अब दूरदर्शन भी अब धीरे धीरे, क्योंकि समय के साथ सब चीजें खोती जाती हैं, तो वो इसके साथ हो रहा है। जी सर। मैं सर इतना सुनने के बाद मेरे पास भी दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, और प्रश्न नहीं, शायद जी जिज्ञासा हाँ, के फॉर्म में ये प्रश्न है, या प्रश्न के फॉर्म में जिज्ञासा है। पहला तो सिनेमा और बाजार को लेकर मैं पूछना चाहूंगा, और दूसरा सिनेमा और जो यथार्थ है उन दोनों में जो अंतर्विरोध दिखाई देता है उसको लेकर पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न है सिनेमा बाजार से जुड़ा हुआ, कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दौर में 1950 से लेकर लगभग 90 तक सिनेमा को अपना बाजार फैलाने की जरूरत थी, अपना कंज्यूमर निर्मित और बनाने की जरूरत थी। और उस दौर में उसने, चूंकि आबादी 70-90% के आसपास गांव में रहा करती थी, तो उस दौर में उसने गांवों को जगह देकर के, गांव के तमाम समस्याओं को, चीजों को जगह देकर उसने एक बाजार बनाया। लेकिन 90 में जब ग्लोबलाइजेशन आया और पैसा बाहर से आने लगा और अब तक बाजार या कंज्यूमर बन चुका था, तो फिर धीरे धीरे हिंदी सिनेमा से गांव बाहर होते चले गए। जी सर, जैसे इसमें मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से वह रीच बनते बनते तो बहुत समय लगा था, जब गांव गांव में सिंगल थिएटर्स बनने शुरू हुए थे। वो तो एक बहुत धीरे धीरे वो विस्तार हुआ था हिंदुस्तान में। लेकिन आप जैसे आपने नोटिस किया होगा कि 70 से 80 के दशक में जो सिनेमा बना उसमें अवधी और भोजपुरी का बहुत इस्तेमाल होता था, हिंदी फिल्मों में भी। हाँ। कई फिल्में हैं जिसमें, चाहे राज कपूर की हो, जिसमें उन्होंने अवधी का इस्तेमाल किया है भाषा का, या फिर अमिताभ की कुछ फिल्में थी, अदालत है, या और भी फिल्में जिनमें उन्होंने भोजपुरी या उसका इस्तेमाल किया। गांव के नाम पर भोजपुरी होता था, क्योंकि उसका कारण क्या था कि बॉम्बे में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो वहां पर माइग्रेंट लेबर्स हैं जो बॉम्बे में काम करती है। और एक जमाने में जब बॉम्बे अंग्रेज, इवन आजादी के अराउंड भी, जब बॉम्बे टेक्सटाइल का बहुत बड़ा सेंटर था, तो एक भोजपुरी स्पीकिंग पॉपुलेशन वहां पर लेबरर्स थे जो बेसिकली आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे वहां पे बॉम्बे की। जो इलाका आज हम लोअर परेल और वो जो जानते हैं जो कि हब है बॉम्बे का, वो एक जमाने में लेबर डिस्ट्रिक्ट थी बेसिकली पूरी, जहाँ मजदूर रहा करते थे पूरे। और टेक्सटाइल मिल उसी उन्हीं इलाकों में हुआ करती थी। तो सिनेमा सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए बना, क्योंकि बॉम्बे में बन के उन वो जो है वो सबसे बड़ा दर्शक था उस समय हिंदी सिनेमा का। तो भोजपुरी गांव का भी इसलिए उन्होंने भोजपुर लिया,
और भाषा भी वो रखी क्योंकि उनको रेडीमेड ऑडियंस वहां पर बॉम्बे में मिलती थी, और वो एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग था जो किसी भी फिल्म को हिट करने में बड़ा सहायक होता था। तो वो, और फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने कोशिश की, इसलिए पहली तो कारण ये था कि उन्होंने गांव को जगह दी मेन स्ट्रीम में, और दूसरा फिर ये कि धीरे धीरे उन्होंने अपनी रीच बढ़ाई। तो पहले तो डायस्पोरा के लिए बना था सिनेमा, बाद में उन्होंने कहा कि चलो गांव में भी जाके टैप किया जाए। तो जब स्क्रीन्स वहां आने लगी तब उन्होंने फिर धीरे धीरे वो इंटीरियर्स में भी सिनेमा जाना शुरू हुआ। दूसरा प्रश्न मेरा था, जो मैंने बताया कि सिनेमा जो रचता रहा गांव को, जिस तरह से प्रस्तुत करता रहा, और जो अपेक्षाएं सिनेमा ने पैदा की अपने माध्यम से, और यथार्थ में जो गांव बदलता रहा या समय बदलता रहा, विकास होता रहा। मैं मॉडर्निटी और विकास, डेवलपमेंट, इन दो शब्दों के साथ सिनेमा और समाज को जोड़कर ये प्रश्न जिज्ञासा कर रहा हूँ कि 2 बीघा जमीन और नया दौर 1953 से लेकर के जो सिनेमा विरासत और स्वदेश तक, शाहरुख खान की पिक्चर स्वदेश और विरासत, अनिल कपूर, इन पिक्चर्स तक डायरेक्टर्स ने ये कोशिश की। पिक्चर देखने के बाद ऐसा लगता है। आपकी आवाज, मेरी आवाज सर पहुंच रही सर? हाँ नहीं सर, बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, तो एक बार सवाल वापस रिपीट करना पड़ेगा। अब जा रही होगी मेरी आवाज सर? हाँ अब आ रही है बिल्कुल। जी सर। तो मैं पूछ रहा था कि 2 बीघा जमीन और नया दौर से लेकर विरासत और स्वदेश जैसी पिक्चर्स तक एक पूरा लंबा इतिहास है हिंदी सिनेमा का, जिसमें गांव का वर्णन आ रहा है। जी। और हम देखते हैं कि इन सभी पिक्चर्स के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, निर्देशक ये कोशिश कर रहा है कि मॉडर्निटी और डेवलपमेंट, आधुनिकता और विकास, दोनों को अगर गांव तक पहुंचाना है तो इन्हें गांव तक जाना होगा। ये गांव में जाकर के अपना स्वरूप धारण करते हुए गांव को भी बदल सकते हैं, और इनका विस्तार भी हो सकता है। इस तरह से गांव और पूरा राष्ट्र एक हो सकता है, आधुनिकता के साथ गांव पैरेलल चल सकता है। लेकिन जैसा विकास हुआ ऐतिहासिक दौर पर, जैसे हम विकास की प्रक्रिया देखते हैं, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया अर्बनाइजेशन की चलती है, शहरीकरण की चलती है, और धीरे धीरे गांव को शहर की तरफ धकेला जाता है। तो फिल्मी दुनिया में गांव का वर्णन करते हुए, गांव का चित्रण करते हुए, गांव को दिखाते हुए एक अलग अपेक्षा खड़ी की जा रही थी लगातार, और हकीकत में जो परिवर्तन हो रहा था, जो बदलाव हो रहे थे, जो चेंजेस हो रहे थे, वो एक अलग धारा में चल रहे थे। तो ये विरोधाभास के साथ दोनों का लगातार चलते चले जाना क्या बताता है? सर अब बेसिकली सिनेमा जो है वो रिप्रेजेंटेशन, अपने समय का ही रिप्रेजेंटेशन है। जिस दौर में जो समस्याएं थी, फिल्मकारों ने उन समस्याओं को लिया। अब वो शहर और गांव एक दौर था जब साथ साथ से चल रहे थे, और उसमें यही था कि फिल्मकारों ने अपनी कोशिश यही करी कि आज के समय को हम, बेसिकली कोई भी कला का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो अपने समय को दर्ज करे, डॉक्यूमेंट करे उसे। तो सिनेमा भी एक वो रोल अदा करता है। और आज जैसे कि हम बॉम्बे की बात करें, अब बॉम्बे आप गुरुदत्त की किसी या देवानंद की किसी फिल्म में आप जो, जैसे वो देवानंद का एक गाना है, कौन सी फिल्म का है जिसमें मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, अब वो मरीन ड्राइव जो है आज आपको जो देखने को मिलता है, वो आपको 60 का मरीन ड्राइव वही देखने को मिलेगा। अब आज मरीन ड्राइव बदल चुका है, तो उस मरीन ड्राइव को उस सिनेमा ने अपने उसमें ले लिया बेसिकली। एक तो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है वो। तो कोई, हर सिनेमा या कोई भी कला माध्यम है तो उसका एक बड़ी एक तो जिम्मेदारी होती है। तो वो कोशिश हर फिल्मकार या हर कलाकार यही करता है कि अपने समय को दर्ज करता हुआ चले, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है वही रिफ्लेक्ट कला में भी होती है, वही सिनेमा में भी हुई। दर्शकों का टेस्ट, हम जैसे लोग कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि दर्शकों का स्वाद बदल रहा है, तो हम भी इसलिए हमारी कहानी अलग तरीके से कहना चाहते हैं। अब स्वाद का तो किसको पता होता है, एक फिल्म हिट हो जाती है तो वैसी 50 फिल्में बन जाती हैं उसके बाद, तो भेड़ चाल से चलते हैं हम लोग। पहली फिल्म जो अपने विधा में, अपनी जॉनरे में जो कोई फिल्म हिट होती है पहली बार, तब प्रोड्यूसर को भी नहीं पता होता है कि ये फिल्म हिट हो जाएगी। तो ठीक है सर, इसलिए हर आदमी कोशिश कर रहा है, हम फिल्मकार भी प्रयास करता है कि वो सामंजस्य बिठाता हुआ चले, बदले हुए समय को अपने हिसाब से कोशिश करता है वो दिखाता हुआ चले। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उन फिल्मकारों की है जिन्होंने सीरियसली सिनेमा को पे काम किया है। जो एंटरटेनमेंट और प्योर उसके लिए काम कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है सर, वो सिनेमा सर्वकालिक नहीं है, वो समय के साथ भुला भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ सिनेमा ऐसा है जो आज भी 60 या 70 के दशक का सिनेमा हम आज भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो, उन्होंने ऑथेंटिकली उस चीज को रिप्रेजेंट किया उन्होंने।
तो पता नहीं सर, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ही नहीं दिया, मैंने कुछ घुमा फिरा के बात तो कह दी है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, उसी तरह से बात आई है सवाल के पीछे, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि क्या डायरेक्टर्स, वैसे तो जो मार्केट ओरिएंटेड पिक्चर्स बनती हैं उसमें एंटरटेनमेंट का फैक्टर महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन साथ हम जी देखते हैं कि लगातार समानांतर सिनेमा, जिसे कला फिल्म के नाम से भी हम जानते रहे हैं, चाहे वो दक्षिण जी भारतीय मूवी हो, चाहे हिंदी मूवी हो, चाहे जो भी हो, तो लगातार एक समानांतर सिनेमा बनती रही है, जिससे सरकार से भी सहयोग मिलता रहा है, और जिनके पिक्चर बनाने का मकसद बाजार नहीं और कंज्यूमर के तौर पर दर्शक को देखना नहीं रहा है, जी उनके पिक्चर में भी ऐसा रहा, और समय अलग तरह से चलता रहा, और समय कुछ अलग मुकाम पे पहुंच चुका है। और सिनेमा एज ए लिटरेचर फॉर्म, जब हम इतना कंसर्न दिखा रहे हैं सिनेमा से, इसका मतलब हम उसे एक लिटरेरी फॉर्म के रूप पर स्वीकार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर के रूप में। तो जी बतौर इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर सिनेमा की एक यात्रा अपनी तरह चलती रही है, जी और हकीकत में जो तब्दीलियां हो रही हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, वो अपनी तरह से जारी है। तो आपने बात सही कही कि जो फ़िल्म है, दर्शक है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इन सब के कॉम्बिनेशन से मार्केट है, फाइनेंस है, इन सब के कॉम्बिनेशन से पिक्चर बनती है, और फिर उस तमाम तरह की डिमांड्स, माँगों को ध्यान में रखते हुए अ, आगे बढ़ते हैं, कारवां आगे बढ़ता है फ़िल्मों का। तो उस रूप में आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मुझे लगता है कि हमारे किसी और मित्र के पास शायद कोई प्रश्न ना हो? एक यहाँ टिकट। मैं जैसे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अभी आने वाले समय में जो बदलाव बाजार की दृष्टि से हुआ है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, हुँ, कि हुँ। जहां वो एटलीस्ट ऐसा कंटेंट वो लेकर दर्शकों के सामने आ रहे हैं, और एक बड़ा दर्शक वर्ग तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से वो ओटीटी की वजह से हो रहा है। क्योंकि ओटीटी पे हमें वो कंटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो गलत भी हो सकती हैं, भाषा को लेकर, स्वेयर वर्ड्स को लेकर, या कंटेंट में एक्सप्लिसिटिव्स हैं या एक्सप्लिसिट कंटेंट को लेकर सवाल समय समय पर खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा कंटेंट भी दर्शकों को साथ का साथ देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल स्तर पर हमें ग्लोबल कंटेंट देखने को मिल रहा है। आज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और उनपे हमारा दर्शक उस कंटेंट को देखकर अपने आप को मानसिक रूप से विकसित कर रहा है एक अच्छे सिनेमा को देखने के लिए। और मुझे खुशी होती है जब कोई फिल्म मसाला फिल्म या जो ब्रेनलेस फिल्म जिसको बोलते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं दर्शक। तो हाँ, मुझे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा दर्शक कम से कम मानसिक रूप से ऐसे सिनेमा को रिजेक्ट करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक पॉजिटिव साइन है, और उम्मीद तो यही है कि क्योंकि अब इतना ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, और दूसरा ये कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उनके तो द्वार एक तरीके से बॉलीवुड या थिएटर बंद होने से लगभग बंद ही हो गए। तो जी। उनके लिए, उनको भी और कुछ नहीं तो आना पड़ेगा इस पे, और वहां उनको असली परीक्षा वहीं होगी। क्योंकि स्टार ड्रिवन जो होता है ना, स्टार ड्रिवन सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे काम करता है, ओटीटी पे काम नहीं करता। वो ओटीटी पे जो अच्छा कंटेंट है वही काम करेगा, हुँ। क्योंकि यहाँ दर्शक के पास ऑप्शन है, वो 10 मिनट देख के फिल्म को बंद कर सकता है। 1,000 रुपए खर्च करके गया हुआ आदमी को बेचारे के पास ऑप्शन नहीं, 4 घंटे 3 घंटे फिल्म देख कर ही निकलेगा। पैसे लग गए तो वो पूरा टिकट गया, कि यहाँ उसके पास ऑप्शन है कि वो स्विच कर सकता है चैनल को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दर्शक को तैयार करने में एक बड़ी भूमिका इस माध्यम की रहने वाली है, जो आने वाले समय में और यथार्थपरक काम या सिनेमा या फिल्में बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स को प्रेरित करेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ये सत्र काफ़ी चर्चा से भरा हुआ रहा, और आपने अपने वक्तव्य में अपनी बात रखते हुए गाँव और सिनेमा के संबंधों पर, सिनेमा में गाँव की मौजूदगी, और गाँव के दर्शकों ने, लोगों ने भी सिनेमा को कैसे देखा, कैसे समझा, कैसे जाना, दर्शकों ने सिनेमा से क्या अपेक्षा की, और फिर दर्शक जब लौट कर जाता है, अमिता जी जैसे लोगों का जो प्रश्न है वो भी बताता है कि दर्शक जब सिनेमा में गाँव को देखकर, गाँव देखने जाता है भारत का, तो उसे क्या हाथ में हासिल होता है, ये भी प्रतिक्रिया सामने आई, और आपकी बातचीत के माध्यम से गाँव और सिनेमा के संबंधों पर जो कई लेयर्स में हैं, जो कई वजहों से बनते बिगड़ते रहे हैं, जिनमें व्यावसायिकता एक पहलू रही है, जिनमें कलात्मकता का दबाव दूसरा पहलू रहा है, जिसमें बाज़ार की अपनी ज़रूरतें रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि सिनेमा में गाँव बनता कहाँ है? अगर गाँव में गाँव बनते हुए सिनेमा कैच करेगा तो गाँव अलग आएगा,
अगर स्टूडियो में गांव का सेट तैयार किया जाएगा तो गांव वही आएगा जो स्टूडियो ऑफर करेगा। तो इन अर्थों में दर्शकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप फिल्म में गांव देख रहे होते हैं तो फिल्म में आप एक बने बनाए गांव को देख रहे होते हैं ना, कि जो गांव पहले से मौजूद है या एग्जिस्ट करता है वो गांव आप देख रहे होते हैं। इन संदर्भों में आपने अच्छा व्याख्यान दिया, अच्छी बातचीत की सर। आपके इस बेहतर व्याख्यान के लिए ज्ञानवर्धक भी कहना चाहिए, सूचना संपन्न भी कहना चाहिए और विश्लेषण से लवरेज भी कहना चाहिए। इन तमाम एंगल से आज के इस व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत आभार और तमाम सहभागी मित्रों को जो बने हुए हैं। हम जानते हैं कि लगातार, मुझे याद है कि जब हमारे क्लास में टीचर पढ़ाने आते थे और बिना ब्रेक की क्लास चलती रहती थी कॉलेज में भी, तो एक आधे एक घंटे के बाद दिमाग में धुआं धुआं होने लगता था, लेकिन हम सब पार्टिसिपेंट्स के रूप में सुबह 11 बजे से अभी तक बरकरार हैं, लगातार सुन रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और अपने जगे हुए का प्रमाण भी दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। आप सबका हृदय से आभार। और मेरा मानना है कि आज का कार्यक्रम हम यहाँ खत्म करते हैं और कल फिर 11 बजे मिलते हैं, दूसरे दिन कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत।